नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। इजराइल के गाजा में हवाई हमले तेज करने की वजह से आम लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। काफी संख्या में मासूमों की भी जान जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि किन उन मासूमों का क्या दरअसल गुनाह है। सवाल यह भी है कि यूएन मासूमों की मौत पर क्यों खामोश है, क्यों चुप है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा में जमीनी हमले पर क्या बोले नेतन्याहू। इजराइल कब अंजाम देगा। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली सेना तैयार, कब मिलेगा ग्रीन सिग्नल। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को आतंक मचाया था और तभी इजराइल ने खूंखार और बर्बर हमास को खत्म करने की कसम खाई थी। इजराइल की तरफ से हमास के संगठन पर हवाई हमले जारी हैं। अब तक बड़ी तादाद में हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा इजरायली सेना आधुनिक हथियार के साथ गाजा पट्टी पर तैनात है, लेकिन अभी तक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। गाजा में लाखों इजरायली सेना और टैंक इंतजार में हैं कि कब इशारा मिले और वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुनकर उनका काम तमाम करें। लेकिन अभी तक गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन होल्ड पर है। सवाल यह है कि जब ब्लूप्रिंट तैयार है तो हमास में ऑपरेशन की देरी क्यों, और इसी पर इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान भी आया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी बात कही है। नेतन्याहू ने कहा, हजारों हमास आतंकी खत्म कर दिए गए हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। गाजा में जमीनी हमले की तैयारी। लेकिन नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन की टाइमिंग और इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। इजरायली सेना कब प्रवेश करेगी, इसका फैसला सरकार के विशेष युद्ध कैबिनेट लेगी। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का काला दिन है। यानी इजरायली प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो गाजा में हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हमला कब होगा इसका कोई पुख्ता वक्त तय नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इजरायली सरकार कहीं और से इशारे का इंतजार कर रही है, और क्या गाजा में इजरायली सेना का रिमोट किसी और के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 7 अक्टूबर को दरअसल जो हुआ उसका बदला लगातार जारी है। हमास की फ्रोगमैन फोर्स जो है वो लगातार समंदर में घात लगाकर बैठी है। फ्रोगमैन फोर्स के कमांडो पानी में युद्ध लड़ने को तैयार है। हमास के ये लड़ाके घंटों पानी में छिपकर रह सकते हैं, इतनी ताकत इनमें है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, दरअसल हम समंदर में घात लगाकर दुश्मन पर हमला भी दरअसल ये कर सकते हैं। इनके अंदर ये क्षमता है। फ्रोगमैन फोर्स के कमांडो पानी में छुपकर हमले भी कर सकते हैं। हमास के लड़ाके घंटों पानी में छुपकर रह सकते हैं। फ्रोगमैन कमांडो का अगर जिक्र किया जाए तो ये स्पेशल यूनिट जो है वो इजराइल की है, और इसी के तहत अब आगे का एक्शन प्लान इजराइल की ओर से तैयार कर लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच बिना ईंधन के कम्युनिकेशन सिस्टम भी दरअसल ठप है। अगर हम हमास का जिक्र करते हैं, सुरंगों में वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम चलाने के लिए ईंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहां पर ये स्थितियां हैं कि सिस्टम है नहीं। हमास के पास ईंधन की बेहद ज्यादा कमी इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि दोहरी मार जो है वो हमास को पड़ती नजर आती है। और यही वजह है कि इसी तरीके से गाजा को खाली करने के जो जिक्र किया गया था वो पूरा होता हुआ नजर आता है। लेकिन सबके बीच में स्थितियां एक बात को लेकर और ज्यादा परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं। वो ये है कि क्या वाकई ये माना जाए कि मासूमों का पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर यूएन खामोश क्यों है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। कर्नल टीपी जी आपका स्वागत, संजीव जी आपका स्वागत है। और रिटायर्ड डीआईजी बीएसएफ आर.के. भार्गव जी हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आर.के. भार्गव जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी मैं आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि यूएन इस पूरे मामले को लेकर दरअसल
क्यों खामोश है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन संजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। टीपी त्यागी जी, इस पूरे मसले को लेकर एक अलग तरीके की स्थितियां दरअसल बनी हुई हैं। 7 अक्टूबर का काला दिन दरअसल बताया जाता है, लेकिन उसके बाद लगातार हमले इजराइल की ओर से हो रहे हैं। तो फिर ये भी एक स्थिति बन रही है कि विदेशी नागरिकों को मारा वहां जा रहा है, मासूमों को टारगेट बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यूएन इस पर खामोश क्यों, ये एक स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि यूएन तो चाहता है कि हमेशा शांति बहाली बनी रहे। देखिए, यूएन का जन्म ही इस बात के लिए हुआ था कि इंटरनेशनली स्टेबिलिटी और पीस स्थापित की जाए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जी। लेकिन ये बताइए कि यूएन की वजह से पूरी दुनिया में जहां भी कई वार होते हैं, वो मैं समझता हूं यूएन की वजह से होते हैं। कारण इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होना। अगर कोई अच्छा प्रस्ताव आए, अगर किसी को कहा जाए कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, कोई कंट्री बीच में आके वीटो लगा देती है। अगर रशिया का प्रस्ताव आया कि सीज फायर किया जाए, बंदियों को छोड़ा जाए, तो किसी और ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। तो आवश्यकता तो थी वीटो पावर को खत्म करने की। अब मैं जरा सा शॉर्ट में ये बता दूं कि ये वीटो पावर केवल 10 साल तक के लिए ही थी। हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार, जिन्होंने यूएन चार्टर पर साइन करने से पहले ये कह दिया था कि इसकी समीक्षा की जाएगी, नहीं की गई तो 10वें साल में ये साधारण बहुमत से हटा दिया जाएगा। नहीं किया गया, यानी असलियत में जो ये वीटो पावर है ये डेड हो चुका है। लेकिन यूएन खामोश रहा। क्या यूएन आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में बोला था? क्या यूएन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बोल रहा है? हाँ। और इसमें भी जब हमास ने अटैक किया, जो एक आतंकी हमला था, किसी प्रोफेशनल आर्मी का हमला नहीं था, उस समय यूएन चुप रहा। और अब आके अगर बोला तो ऐसा बोला कि जैसे वो आतंक का समर्थन कर रहा हो। वहां के जो सेक्रेटरी जनरल है गुटेरस, वो ये कहते हैं कि हमास हैज नॉट एक्टेड इन वैक्यूम, यानी कि हमास के पास अटैक करने का कारण था। और उस कुछ यूं कहते हुए कि ये गलती इजराइल की है, हमास की नहीं है, इनिशिएटर की नहीं है, कैटलिस्ट की नहीं है, जिसने पहला हमला किया उसकी नहीं है, जो अपने रक्षा के लिए काम कर रहा है उसकी है। और इसीलिए इजराइल, लेकिन जिक्र ये हो रहा है कि अपने रक्षा के लिए काम जरूर किया जा रहा हो, लेकिन उसमें मासूमों की जान भी जा रही है, अस्पताल पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस फोटोज निकलकर जो सामने आ रहे हैं, उसको सीधा विलन की भूमिका में इजराइल को प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है। सर, मेरी एक बात बताइए आप मुझे कि अगर हमास ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स और अपने हथियार स्कूलों में, अस्पतालों में, मस्जिदों में तैनात कर रखे, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या वहां हमला नहीं किया जाएगा? और फिर और एक बात, हमास में करीब 15% ईरानियन है और 85% फिलिस्तीनी है। और जो फिलिस्तीनी सोल्जर हैं हमास के, उनके परिवार भी वहीं रहते हैं। और ये परिवार उन बिल्डिंगों में रहते हैं जो इन सुरंगों के मुहाने पर बनाई गई हैं। और जब इन बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा तो सिविलियन कैजुअलिटी तो होंगी। अब अगर ये कहा जाए कि साहब आप हमास के ऊपर अटैक करिए मगर सिविलियन पर मत करिए, ये तो डिस्टिंक्शन कुछ हद तक तो की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो किसी आदमी के हाथ पीछे बांधना है। कोई आदमी ये कहने लगे कि साहब मैं जो हूँ मैं तैरना चाहता हूँ, लेकिन ये यूएन का, लेकिन ये जिक्र टीपी जी, यूएन का ये जिक्र करना, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि हमने वो वीडियो भी देखा, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आ रहा था, जो इजरायली एक महिला है वो कहती है कि उसके बच्चे के गोश्त को उसको खिला दिया गया। ये भी एक स्थिति है। हैरानी है कि वो 3 दिन तक भूखी रखी और उसके बाद जब उसको खाने के लिए दिया गया तो उसके बच्चे का गोश्त दे दिया गया। वो भी एक जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। तो ये मानवीय चेहरा कहाँ है हमास का? देखिए, पहले तो ये नहीं मालूम कि ये वीडियो की सच्चाई क्या है, क्योंकि युद्ध के दौरान में बहुत सारी चीजें यूं ही फैलाई जाती हैं, इमोशंस को रेज किया जाता है। लेकिन यूएन को एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन कैसे लेना चाहिए? यूएन को एक्शन लेना चाहिए कि बंदियों को रिहा किया जाए,
यहाँ से बंदियों को रिहा किया जाए, इजराइल को एक्शन लेने से मना किया जाए। अगर ये दोनों बातें एक साथ कही जाए तो लगता है कि यूएन इज टेकिंग एक्शन। लेकिन यूएन ने बंदूकों की रिहाई के अलावा ये कहा कि इजराइल की गलती है और ये तो हमास की बर्बरता है। तो बर्बरता युद्धों में होती है, लिमिटेड स्केल पे होती है, इसमें इस समय ज्यादा हो रही है, मगर इसमें यूएन के पास दांत ही नहीं है सर। यूएन की बात को सुनता कौन है? यूएन की बात को मुझे बताइए, क्या चाइना ने सुना था जब उसने फिलीपींस के एक्सक्लूसिव वाटर जोन के ऊपर हमला कब्जा कर लिया था? बिल्कुल। तो फिर यूएन का क्या मतलब, फिर यूएन का क्या बेस, क्या मतलब, इसको किस तरीके से? और कोई मीनिंग नहीं है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, अब लौट रहा हूँ। पहले टीपी जी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आर के भार्गव जी, बहुत स्वागत आपका। रिटायर्ड डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, स्वागत आपका भी। संजीव जी, किस तरीके से समझें, क्योंकि यूएन खामोश, लेकिन जब बोला तो फिर कुछ इस तरीके का जिक्र उसने कर दिया कि हमास की ओर इशारा कर दिया और इजराइल को लेकर ये कह दिया कि भाई आप हमले रोक लीजिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने अभी हाल के समय में इजिप्ट की यात्रा की थी और वहाँ पर वो गाजा बॉर्डर भी गए थे, राफा बॉर्डर के पास वो गए और उन्होंने वहाँ पर जो गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको अपनी आंखों से उन्होंने देखा और वहाँ पर जो स्थिति उन्होंने देखी, जाहिर है कि उसके बारे में भी तुरंत ही उन्होंने वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी चिंता, इसके ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की थी और ये अपील की थी कि तुरंत ही जो गाजा के लोगों को फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन की जो तत्कालिक व्यवस्था कराई जाए और ट्रक्स की संख्या को बढ़ाई जाए। तो ये हमने सुना था। उसके बाद जो यूएनएससी की जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने इस संदर्भ में कि वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और सभी जानते हैं कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अमेरिका भी इस बात को जानता है, इजराइल भी जानता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक सच्चाई है कि इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सबसे बड़ा आतंकी हमला इजराइल ने जो फेस किया है वो ये है, 7 अक्टूबर को हुआ था। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इजराइल पूरा राइट रखता है। लेकिन जब अब यूएनएससी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जब वो अपनी यूएनएससी के एक बैठक के दौरान अभी अपनी जो बात रख रहे थे, तो उन्होंने कुछ एक ऐसी बातें कह दी कि जो कि जाहिर है कि इजराइल को नागवार गुजरी, इजराइल इससे बहुत नाराज हो गया। उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि ये जो हमास है ये वेकम से नहीं आया है, इसके पीछे अनेक कारण हैं जिसकी की वजह से हमास पैदा हुआ है। दूसरा उन्होंने कह दिया कि जो पिछले 56 सालों का जो इजराइल का फिलिस्तीन पे ऑक्यूपेशन है वो भी एक कारण है। तो ये इस तरीके की जो बातें एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा अपेक्षित नहीं थी। ये जाहिर है कि उन्होंने संतुलित व्यू नहीं रखा। और एक बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुखिया को, उसके सेक्रेटरी जनरल को बहुत ही संतुलित होकर के बात करना चाहिए। भावनाओं में आकर के वो बात नहीं कर सकते और जाहिर है कि इसका परिणाम ये हुआ, थोड़ा वो भावना में आ गए। वो सिविलियन कैजुअलिटीज को उन्होंने चूंकि प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था, इसी वजह से वो काफी व्यथित थे। उन्होंने अपनी बातें इस तरह से कर दी जो कि इजराइल उससे बेहद नाराज हो गया और इजराइल के ने उनसे अपने इस्तीफे की मांग भी कर डाली, जो कि बड़ा ही एक अनप्रेसिडेंटेड जैसा एक वाकया दिखा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में जिस तरीके की रणनीतिक अनिश्चितता है, जिस तरीके के महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट है, ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका को प्ले करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही बात टीपी त्यागी जी ने भी कही कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो वहां पर खामोशी आपने ओढ़ रखी थी और यहाँ एक स्थिति बन रही है कि एक जो बड़ा हमला 7 अक्टूबर को होता है उस पर कहीं कोई जिक्र नहीं और अब अचानक से आकर इजराइल को आप विक्टिम बनाने या फिर विलन बनाने की कोशिश दरअसल करते हैं आप। आर के भार्गव जी के पास मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, उनकी ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। बड़ा दावा दरअसल इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हमले का कारण है। इंडियन मिडिल ईस्ट, ये जिक्र दरअसल किया गया है जो बाइडेन की ओर से। G20 समिट के दौरान हुआ था कॉरिडोर का ऐलान। ये एक बड़ा ऐलान दरअसल एक बड़े दावे के साथ जो बाइडेन ने ये जिक्र कर दिया है। मेरी अंतरात्मा मुझसे यही कहती है, ये जिक्र जो बाइडेन ने किया है। जो बाइडेन का ये दावा किस तरीके से समझे आर के भार्गव जी, जो बात अभी जो बाइडेन की ओर से की गई है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो G20 में हुआ इसका ऐलान, वो एक कारण है क्या?
देखिए, ये जो उन्होंने ऐलान किया ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। जी। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से हिंदुस्तान का मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर है उसका हमास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। अगर हमास से लेना देना होता उसका, तो उसमें इजराइल के ऊपर अटैक का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, जो ये कॉरिडोर बन रहा है, देखिए इस तरह तो चाइना का भी कॉरिडोर है वहां पर, चाइना भी जो है वहां पर वो 1.1 बना रहा है जी। तो उसका तो कोई जिक्र नहीं आया। इसका जिक्र आया तो मेरे ख्याल से अभी तक जो इंडिया की पोजीशन थी, हमने इजराइल को सपोर्ट नहीं, चाइना की ओर से थोड़ी घबराहट थी इसको लेकर, हास्यास्पद भी बता रहे थे वो, और वो उसको घबराहट नहीं जी। मुझे नहीं समझ में आता कि हमास में इसको लेकर के क्या घबराहट है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे इजराइल का और हिंदुस्तान की कोई एक्सेस नहीं बनती है कि अब कहे कि हाँ ये एक्सेस बन रही है जिससे घबरा करके हमास ने अटैक किया है। और अगर हमास ने अटैक किया है तो ये जिक्र जो बाइडेन का जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित, जैसे कि आपने कहा, या फिर ये हास्यास्पद इसको माने, क्या समझे इसको? नहीं, दूसरा मैं बताता हूँ उसकी एक वजह क्या भी है। क्योंकि अभी तक देखिए हिंदुस्तान रशिया के साथ भी है। हाँ। रशिया को उसने कभी भी उसे कंडम नहीं किया। दूसरा, इजराइल को उसने सपोर्ट जरूर किया, हमास को उसने कंडम भी किया, लेकिन अभी तक वो क्लियरली जो अमेरिका का खेमा है उसमें शामिल नहीं है। नाउ मुझे ये लगता है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान को इस जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर इसको शामिल करना चाहता है अपने फेवर में। ये मेरी रीडिंग है। बाकी तो इंटरनेशनल उसमें किस तरह से उन्होंने दिया है ये शायद आगे एक आध दिन में पता लगेगा कि उनका ये कहने का क्या मकसद था। बिल्कुल ठीक है। टीपी त्यागी जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं जो जिक्र अभी जो बाइडेन की ओर से किया गया है? देखिए, जो बाइडेन ने कहा, मेरी अंतरात्मा भी वही कह रही है, और कारण बताता हूं मैं क्या है। हाँ। देखिए, चाइना ने बहुत मेहनत करके ईरान और सऊदी अरबिया के हाथ मिलवाए थे, और ईरान से उसने समझौता किया था तेल लेने का, और वो बड़ा खुश था कि मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका ने उस समय कुछ संकेत ऐसे दिए थे कि वो मिडिल ईस्ट से आहिस्ता आहिस्ता थिन आउट करेगा। अब तो उसने वो ताकत बढ़ा दी है, खैर वाला चीज है। तो अभी चाइना को ये तकलीफ हुई कि अगर ईरान, अच्छा अब अमेरिका के कहने के ऊपर जैसे कैंप डेविड में समझौता हुआ था इजिप्ट का और इजराइल का, ऐसे ही ईरान और सऊदी अरबिया में समझौता होने वाला था। अब अगर ईरान और सऊदी अरबिया में समझौता होता तो चाइना की अब तक करी हुई ताकत बेकार हो जाती। लिहाजा बहुत मुमकिन है, लगता है, क्योंकि जो ऐसे निष्कर्ष हैं वो जो घटनाएं हैं उनसे निकाले जाते हैं, उनका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता कि चाइना और ईरान के अच्छे रोक रहा हूं टीपी त्यागी जी, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग पर व्लादिमीर पुतिन का जिक्र है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को बता दें। हम युद्ध ना रुका तो बेहद खतरनाक होंगे नतीजे, ये पुतिन कह रहे हैं। अगर युद्ध नहीं रुकता है तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं नतीजे, मध्य पूर्व की सीमाओं से आगे फैल सकता है युद्ध। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन की ओर से। खून खराबा, हिंसा रोकना मुख्य काम होना चाहिए, ये जिक्र पुतिन की ओर से किया जा रहा है। इजराइल हमास जंग पर एक बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिया गया है। टीपी त्यागी जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगा। जी हाँ, तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई उसको कि भाई ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर तालमेल बैठ गया तो फिर मेरा मिडिल ईस्ट के अंदर इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लिहाजा चूंकि ईरान उसका दोस्त है, उसने ईरान से कहा, और ईरान ने, क्योंकि वो तो पहले से ही चाहता था, अमेरिका उसका दुश्मन है, इजराइल उसका दुश्मन है, लिहाजा ईरान ने हमास को भड़काया। और इसकी टाइमिंग अगर देखी जाए तो टाइमिंग वही है, क्योंकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कतरा था। लेकिन अब जहां तक रशिया की बात बची, रशिया ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा था काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया हमास का। इजराइल के लिए क्या करना चाहिए तो बताया, लेकिन जिसने पहले हमला किया उसका जिक्र नहीं किया, तो इसलिए वो प्रस्ताव गिर गया। अब भी वो कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। क्या कोई दुनिया में एक आदमी मुझे बता दीजिए, एक देश बता दीजिए, ये बेकार की स्टेटमेंट होते हैं। कोई ये कहेगा कि नहीं युद्ध चलना चाहिए, युद्ध तो रुकना चाहिए।
हम भी कह रहे हैं युद्ध रुकना चाहिए, उसके साथ ये कंडीशन हो। चलिए रोक रहा हूं टीवी त्यागी जी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की चेतावनी, इसको लेकर, और चेतावनी क्या है वो बता देते हैं। चेतावनी दरअसल ये कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। खामेनेई ने कहा है कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के हमले बंद हों, इजराइल के जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए, ये जिक्र दरअसल किया गया है। टीपी त्यागी जी इस पर भी कमेंट फटाफट से कर दीजिए, फिर संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। अरे इस कमेंट में कौन सी नई बात है? ये तो उसने 5 दिन पहले कर दिया था। हाँ। कि मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दो, इजराइल से अपने राजदूत बुला लो, इजराइल को तेल मत दो। उनकी धमकी के ऊपर कोई असर हुआ क्या? क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने राजदूत को वापस बुलाया? क्या सऊदी अरब ने अनाउंस किया कि हम इजराइल को तेल नहीं देंगे? और आज उन्होंने फिर दोबारा दे दी कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। ये खोमेनी टाइप के आदमी ये क्या चाहते हैं? धरती के युद्ध को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, इसकी मरम्मत की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी इस पर कमेंट, और उसके साथ साथ जो बाइडेन की ओर से जो जिक्र किया गया है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई इसकी करेक्शन है कोई, जो इकोनॉमिक इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कहा है? देखिए, जहां तक ये खुमैनी का ये जो बयान है, ये जाहिर है कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो साजिश ईरान की तरफ से रहती है, और ये जो हमला है ये बड़ी गहरी साजिश के तहत किया गया है, जिसके के माध्यम से वो जो इजराइल के अरब राष्ट्रों के साथ जो संबंध ठीक हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे, उसको तोड़ने का था, और इसमें ईरान भी शामिल दिखाई देता है। उसकी लार्जली एक बैकिंग दिखाई देती है। जहां तक राष्ट्रपति बाइडेन का इस बयान का प्रश्न है, वो बयान बिल्कुल सटीक है, और उन्होंने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि जिस तरीके से अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में जो साइन हुए थे, उसके बाद से इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच के संबंध लगातार बेहतर हो रहे थे। यूएई ने, बहरीन ने, मोरक्को ने और अन्य राष्ट्रों ने इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर लिए थे। सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसमें कि सऊदी अरबिया भी जो है इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने जा रहा था। हाँ। तो ये जो ईरान को इस बात का शक था, डर था, भय था कि यदि ये जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, सऊदी अरबिया, यूएई जैसे राष्ट्र, यदि इजराइल के साथ वो संबंध अपने बेहतर कर लेते हैं तो ईरान के लिए खतरे वाली बात हो जाएगी। तो ईरान जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना चाहता था, और उसने ऐसा लगता है कि इसी साजिश के तहत हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ जो है कार्य करते हुए हमला रचा। और साथ ही साथ इसमें चाइना का भी एंगल हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक काउंटर में आ रहा था, और चाइना भी इसको लेकर के लगातार सशंकित था। तो इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, और जैसा कि त्यागी सर ने कहा कि ये जरूर एक चाइना, ईरान और हमास का इस तरह का एक एक्सिस हो सकता है, और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके बारे में और भी तथ्य सामने अवश्य आएंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो हमला था उसकी जो साजिश का जो मुख्य जो बिंदु ये था कि इजराइल को आइसोलेट करना, इजराइल के साथ संबंधों को अरब राष्ट्रों के साथ सामान्य न होने देना, अन्य राष्ट्रों के साथ जैसे हमारे साथ जो भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका के साथ एक I2U2 का इनिशिएटिव था, उसको आगे ना बढ़ने देना, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को ना आगे बढ़ने देना, ये सब उस साजिश का ही पार्ट दिखाई देता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान है वो बिल्कुल सटीक है, और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में और भी अधिक तथ्य सामने आएंगे, और उसके बाद और अधिक खुलासे अवश्य होंगे कि इस तरह की साजिश कैसे रची गई। ठीक, आगे भार्गव जी, लेकिन अभी हमने सुना व्लादिमीर पुतिन की ओर से भी जिक्र किया गया, हालांकि टीपी त्यागी जी ने कहा कि भाई युद्ध चल रहा है और युद्ध तो रुकना ही चाहिए, हर कोई यही जिक्र करना चाहेगा, लेकिन एक तरफ आप अनौपचारिक तौर पर एक सपोर्ट भी कर देते हैं हमास को, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इजराइल को हमले रोकने चाहिए। कैसे देखें इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसमें यह कहना चाहूंगा, रशिया को बोले कि वो यूक्रेन के ऊपर हमले करना बंद कर दे, क्या वो उसके लिए तैयार है? वहां पर जब आता है तो वो यूक्रेन के ऊपर चुप्पी साध लेता है। हाँ। तब वहां पर जो उसका युद्ध नहीं बंद होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो इजराइल के लिए कहता था, हिजबुल्लाह को क्यों नहीं कहता कि भाई तुम हमला करना बंद करो इजराइल के ऊपर? इजराइल ने तो हिजबुल्लाह के ऊपर पहले हमला नहीं किया था। हाँ। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू किया है। हमास ने जब किया, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक करना शुरू किया, इजराइल ने नहीं किया, जिसको आप कह रहे हैं कि वो युद्ध करना बंद कर दे। हाँ। तो ये देखिए, हर देश, मैंने कहा था ना, हर देश इंटरनेशनल सिनेरियो में हर देश अपनी उसकी क्या जरूरतें हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसको लेकर के आगे काम करता है, और जो चीज उसके फेवर में नहीं होती है उसके ऊपर वो चुप्पी साध जाता है।
अभी जो एक बात आ रही थी कि जो इजराइल और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो जी, उसके साथ में क्लोज हो रहे थे, उनके उस क्लोजनेस को तोड़ने के लिए ये हमास को लेकर के आए, ताकि वो जो उनके बीच में चल रहा था जहाँ किसी तरह से उनके बीच में पैचअप हो जाए। इसके अलावा देखिए एक चीज और है जो कि यहाँ पर मैं समझता हूँ शायद इजराइल के ईरान के बहुत फेवर में। देखिए ईरान काफी समय से अपने एटॉमिक वेपन बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, और जब भी कुछ उसका बनता है तो इजराइल की तरफ से उसके ऊपर हमला होकर के वहां कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। अब उन्होंने इजराइल को हमास और बाकी देशों के साथ में लड़ाई में उलझा दिया, अमेरिका को भी वहां उलझा दिया। तो यहाँ उलझाने के बाद ईरान को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, सफिशिएंट मौका मिल रहा है कि वो अपने उस प्रोग्राम को आगे फर्दर कर सके। एक ये भी कारण है जिसकी वजह से उसने हमास को और बाकी जितने आसपास के कंट्रीज हैं उनको भड़का करके इजराइल के ऊपर हमला किया है। हाँ ठीक, भार्गव जी, लेकिन जो बाइडेन की ओर से जो जिक्र किया गया है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या वही एक कारण है, वही एक बड़ी वजह है? देखिए उसमें चाइना का इंटरेस्ट तो है कि अगर ये नहीं, इंडिया का ये प्रोजेक्ट अगर नहीं बनता है तो चाइना को उससे फायदा है, ये बात तो पक्की है। इंडिया के इस प्रोजेक्ट से चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहना कि उसकी वजह से हमास जो है भड़क गया और हमास ने भड़क करके इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये मैं थोड़ा नहीं समझ पाता हूँ कि हाँ हमास को, हाँ ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसका जिक्र बार बार होता है आर के भार्गव जी और टीपी त्यागी जी, आप 30 सेकंड का कमेंट में लूंगा कि तीसरे युद्ध की स्थितियां इसमें नजर आती हैं, क्योंकि अभी जैसा कि उन्होंने कहा, खामेनेई ने कहा कि भैया मुसलमान अगर एकजुट हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको रोक पाना आपके लिए। तो तीसरे युद्ध की तैयारी, क्योंकि एक तरफ रशिया चाइना अपने युद्धपोत तैयार कर रहा है, ये एक स्थिति बन रही है। जी देखिए, जहाँ तक रशिया और चाइना का अपने युद्धपोतों को तैयार करने का सवाल है, हाँ कितना ही तैयार करें, लेकिन ये अमेरिका, चाइना, रशिया ये एक दूसरे की तैयारी एक दूसरे के लिए डिफरेंट है। ये बात पक्की है कि ना अमेरिका चाइना के ऊपर हमला करेगा, ना अमेरिका रशिया के ऊपर हमला करेगा, और ना ही रशिया या चाइना अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि वो हमला होने से लड़ाई ठीक है थर्ड वर्ल्ड वॉर से भी आगे जाएगी, सर्वनाश होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, लेकिन टीपी त्यागी जी एक 30 सेकंड का कमेंट इस पे कर दीजिए आप। जी बिल्कुल, जो बड़ी ताकतें हैं जी, जो बड़ी ताकतें हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आने से बचेंगी। तो ये तो पोस्चर है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में तैनात कर दिए, चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ अपने 6 युद्धपोत मेडिटेरियन सी में तैनात कर दिए। रशिया ने धमकी दे दी कि मेरी किंजर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल 1000 किलोमीटर की ब्लैक सी में तैनात है। ये है पोस्चर। लेकिन एक बात जो अब सामने आ रही है, आज तक अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में डायरेक्ट रशिया के खिलाफ आऊंगा, लेकिन यहाँ कह दिया, यहाँ उन्होंने कह दिया कि अगर ईरान बीच में आया या कोई तीसरा देश बीच में आया तो अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर शामिल होगा। यानी कि इस पूरे युद्ध का कैटलिस्ट, इनिशिएटर ईरान है। अगर ईरान इसमें आता है डायरेक्ट, बिल्कुल, तो अगर खुलकर ये चीजें स्पष्ट होती हैं तो फिर बिल्कुल मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ टीपी त्यागी जी। संजीव जी बहुत शुक्रिया, आर के भार्गव जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन सबके बीच में मासूमों का क्या कसूर है, ये भी एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसा अमूमन होता है, जब युद्ध होता है, जब लड़ाइयां होती हैं, तो फिर इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं, और फिर सवाल ये खड़ा होता है कि यूएन आखिर ऐसे मामलों को लेकर खामोशी क्यों ओढ़ लेता है। इसके साथ खास पेशकश करता हूं, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।